मीरा वापस आई और अपने काम में लग गई। जेल की कई औरतें सिलाई का काम करती थी और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलने का काम करती थी। मीरा को भी ये सब करना पड़ता था। सालों से ये सब करने की वजह से उसे इस सब की आदत हो गई थी और अब उसे अच्छा भी लगता था। रात के वक्त वो अपने सेल में बंद थी। लोहे की छोटी छोटी खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और मीरा दीवार से लगकर घुटनों को मोड़े बैठी चांद को देख रही थी। उसे हमेशा से ही चांद को देखना बहुत पसंद था। वो हमेशा चांद को देखते हुए अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाती थी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। वो तब की बात याद करने लगी जब वो अपने घर में अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। हर दिन रात के वक्त वो छत पर जाकर घंटों तक बैठती थी चांद को देखने के लिए। तब उसकी माँ उसे आकर डांट कर नीचे ले जाती थी और वो डांट से बचने के लिए अपने बाबा के पास चली जाती। मीरा ये सब बातें याद करके मुस्कुराने लगी थी। मीरा हमेशा से एक ऐसी लड़की रही थी जिसे हर छोटी छोटी बात से फर्क पड़ता था। उसे अपनी ज़िंदगी में बिताए हर अच्छे बुरे पल याद रहते थे। शायद यही उसकी कमज़ोरी बन गई थी। मीरा की आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मीरा के लिए एक बार फिर दस्तक हुई। मीरा ने आंखें खोलकर देखी तो सपना जी घर के कपड़ों में थे। मीरा ने उन्हें देखकर पूछा, आज तो इतवार है, आप यहाँ कैसे? सपना जी, वकील साहब मिलने आए हैं, चलो। मीरा ने एक गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे चलने लगी। सपना जी मीरा को छोड़कर वहां से चली गई। मीरा ने देखा राघव वापस वहीं पर बैठा था। मीरा उससे थोड़ी दूर पर बैठकर सामने देखती हुई बोली, ये जेल आपको अम्यूजमेंट पार्क लगता है क्या? और मैं आपका पसंदीदा डांसिंग बियर जो बार बार देखने आ जाते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ तुम्हारे काम के लिए आया हूँ, राघव ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया। और मैं आपको साफ साफ बता चुकी हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। ना मैं आपकी फीस भर सकती हूँ और ना मैं बदले में कुछ दे सकती हूँ आपको, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। राघव ने मीरा की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम बस मेरा एक ऑफर एक्सेप्ट कर लो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ, उसके बाद मुझे जो चाहिए होगा मैं तुमसे मांग लूंगा। मीरा उसे अजीब नजरों से देखने लगी और बोली, एक अजनबी होकर मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि मैं वो चीज दे पाऊंगी? जिस पर उसके करीबी भरोसा नहीं करते उस पर आप जैसे अजनबी का भरोसा करना फायदेमंद नहीं हो सकता। राघव हल्का मुस्कुराकर बोला, जब करीबी समझ नहीं पाए तब इस अजनबी को एक मौका तो दे ही सकती हो समझने का। मेरा फायदा होगा या नुकसान वो मैं तय कर लूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा और उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही। पर एक बात बता सकती है? क्या? मीरा ने पूछा। आप अब इतने सालों बाद ये केस दोबारा क्यों खुलवाना चाहती हैं? अगर जीत गई तो इसका जवाब जरूर दूंगी, मीरा ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा। राघव उसकी बात पर मुस्कुराया और कहा, तो ठीक है फिर, अगली बार मैं पूरे कागजात के साथ आपसे मिलूंगा। मीरा ने सर हिलाया तो राघव वहां से उठकर चला गया और मीरा उसे जाते हुए देखती रही। कुछ दिनों बाद मीरा अपनी सिलाई का काम में लगी थी। दोपहर का वक्त था जब सब अपने अपने हिस्से के काम में व्यस्त थे। सपना जी कब से मीरा को काम करते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ समय का ब्रेक दिया गया तो सब पानी पीने के लिए आसपास चले गए। सपना जी मीरा के पास आई और उसके कानों में बोली, वो वकील से क्या बात हुई? कुछ कहा उसने? मतलब कुछ काम का है भी या नहीं? मीरा चौंक कर उसे देखने लगी और बोली, क्या मैडम डरा दिया आपने? बच्ची की जान लेना है क्या? सपना जी मुंह बनाकर बोली, 26 साल की बच्ची देखी है कभी? 26 साल की औरत को बूढ़ी बोलते हैं। मीरा उन्हें बिना देखे बोली, आप अपनी बात तो नहीं कर रहे? सपना जी उसे लाठी से हल्का सा मारती हुई बोली, बड़ा बोलने लगी है, पहले ये तो बता लड़की कि वो वकील से कोई बात हुई या नहीं? मीरा बोली, पहले आप मुझे बताइए कि आपने उसे मेरे बारे में क्यों बताया? सपना जी ने कहा, मुझे पता है तू अकेले लड़ना चाहती है, पर जीतना है तो कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब बोल भी क्या कहा उसने? वैसे भी काफ़ी छानबीन करवा रहा है लगता है, पुलिस स्टेशन से कुछ फाइल निकलवा के चेक कर रहा था। अच्छा, मुझे तो सरफिरा लगता है, पता नहीं क्या क्या घुमा फिरा कर बोल रहा था कि केस जीतने के बाद उसे जो चाहिए होगा मांग लेगा मुझसे, मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है।
मीरा बिना उन्हें देखे सोचती हुई बोली, तो अच्छा ही है ना, कम दाम में तेरा काम हो रहा है, और क्या चाहिए तुझे। लोगों पर भरोसा करना मैंने कब का छोड़ दिया, ये तो फिर भी अभी अभी मिला है, ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ। मीरा बोली, देख लड़की, एक की वजह से तू सबको एक जैसा नहीं समझ सकती। क्या पता ये अजनबी भरोसा करने लायक हो, और क्या पता ये भरोसे के लायक हो ही ना। मीरा ने कहा तो सपना जी उसे घूरने लगी, पर सपना जी की बात सुनकर मीरा को राघव की बात याद आ गई। जब करीबी समझ नहीं पाए तो इस अजनबी को एक मौका तो दे ही सकती हो समझने का। पता नहीं, अब जो करेंगे महादेव ही करेंगे, मीरा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मीरा को बताया कि उससे कोई मिलने आया है। मीरा तुरंत समझ गई कि ये राघव ही हो सकता है। मीरा बाहर आई तो राघव वापस वही बेंच पर बैठा था। मीरा उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई तो राघव ने फाइल से कुछ पेपर निकालकर उसे दिया और कहा, आप तो फेमस निकली मैडम, विधायक के बेटे को मारने की कोशिश करने के अलावा भी आपके खिलाफ और एफआईआर दर्ज है। मीरा ने उस एफआईआर की कॉपी को देखा और हल्के हल्के से हंसने लगी, जैसे वो खुद का ही मजाक बना रही हो। राघव ने सीरियस होकर कहा, हंसना बंद करो और बताओ ये राजेंद्र दास और मिताली कौन है जिसने ये एफआईआर लिखवाई है, वो भी ये क्लेम करके कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उनसे तुम्हें किडनैप किया था। मीरा हंसने लगी और बोली, ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया मजाक था। सॉरी, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, एक कड़वा सच था। मतलब क्या कहना चाहते हो, राघव ने सवाल किया।